जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बड़े के ऊपर। और मैं ऋतिक शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर, आपका बड़ा भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज आपको मतलब कि सरफेस टेंशन आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों, जो ये सरफेस टेंशन जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों इससे एयरफोर्स के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आप और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई हाई पाई क्वेश्चन आएगा, हार्ड आएगा, इजी क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अगर आपको इजी क्वेश्चन भी करना है तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से देखना और हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना, ताकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए और जो इजी क्वेश्चन होता है उसको आप आराम से कर पाओ। यानी एटलीस्ट इजी क्वेश्चन के अंदर तो अपने नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको अपना जो ग्रुप टेलीग्राम उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके। और आप सभी को पता है जैसे कि हम सब आप लोगों को ऑनलाइन जीडी के बारे में सभी को पता है कि हम लोग आपको पढ़ा दें। और भाई बहुत अच्छा खासा हमारे पास होता है, रेशियो होता है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम की टेंशन आप लोगों की है, और एग्ज़ाम के बाद आप लोग सब सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ देना, क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोगों को फेस टू पास करवाना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन आपकी मर्जी होता पाना, बट अगर ऑनलाइन हो सके तो बहुत ही मिनिमम फीस हो, जैसा नहीं है कोई 1000-1500 रुपये नॉमिनल चार्ज। क्योंकि दोस्तों हम भी एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिससे मतलब एक ऐसी ही फैमिली से आते हैं जिन्हें पैसों की कीमत पता हो। ठीक है, तो आप अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना, बाद में पहले एग्जाम पर फोकस करो। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक ताप पर जो लिक्विड होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको चाहे क्रांतिक ताप बोले, चाहे बॉइलिंग पॉइंट बोले, यानी चाहे क्रांतिक ताप बोले, या फिर आपको केवल चाहे क्वथनांक बोले, दोनों ही स्थिति पर जो सरफेस टेंशन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यानी कि अगर क्रांतिक ताप बोले, यानी अगर आपको क्रिटिकल टेम्परेचर बोले, चाहे आपको बॉइलिंग पॉइंट बोले, दोनों के ऊपर जो अपना सरफेस टेंशन होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अपना जो ये सरफेस टेंशन एस टी का मान है वो हमेशा घटता है। और अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो साथ साथ जो अपना एंगल ऑफ मतलब कि जो अपना एंगल ऑफ मतलब जो स्पर्श कोण होता है ना, वो भी घटता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से सरफेस टेंशन समानुपाती होता है स्पर्श कोण के। ठीक है, वो भी घटता है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से सरफेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है वो समानुपाती होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये रिलेशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये बहुत बार आपके लोगों के एग्जाम के अंदर आ चुका है, और इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो जो ये रिलेशन लिखा है कि सरफेस टेंशन समानुपाती एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन उसका आंसर होता है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लिक्विड की बूंद है, यानी कि जो वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार होती है कि इसके पीछे का कारण क्या है। भाई वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसके पीछे का कारण, पहला कारण तो अपना है, देखो पहला कारण, देखो मेन कारण है वो तो अपना मतलब वो तो है स्पर्श कोण। यानी वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका मुख्य कारण होता है कि स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि जो यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, यानी कि ये होता है अपना जो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। यानी कि संपर्क कोण की वजह से तो होता है कि जो गोलाकार। ठीक है, और जो ये संपर्क कोण होता है ये किसकी वजह से होता है सर, ये होता है अपना सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ से मैं आराम से बोल सकता हूँ कि जो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है वो होती है अपनी पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये जो भाई ये जो क्वेश्चन लिखे थोड़ी वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में फंस सकते हो अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक ही लिक्विड की छोटी बूंद का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोली होता है, क्यों? देखो इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, और आरएस ने बड़े अच्छे से पढ़ाया है इस क्वेश्चन को। आपको देखो मानो कि इस चीज़ को थोड़ा मतलब एज्यूम करना। देखो ये अपना एक को सरफेस है, फ्री सरफेस। ठीक, इसके ऊपर मानो एक ये बूंद है जो कि छोटी आकार में, और एक बूंद है जो थोड़ी बड़ी है, और एक ये बूंद है जो थोड़ी और बड़ी है। यानी कि यहाँ पर आपको देखने से पता लगता है कि जो छोटी होगी उसका अधिक, जो छोटी होगी वो पूर्णतया गोलाकार होगी, जो थोड़ी बड़ी होगी वो थोड़ी मतलब कि गोलाकार होगी, और जो ज़्यादा बड़ी होगी वो एकदम से अंडाकार होगी। यानी कि ये अंडाकार है। अब इसके पीछे का कारण क्या है देखो, और ये है अपनी गोलाकार। अब देखो इसके पीछे का कारण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो अगर कोई बूंद छोटी है तो उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो छोटा होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका मास कम है।
देखो समझो इस चीज को, यानी कि सर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना जी, वो तो अपना सेम होता है, बट लेकिन जो अपना जो वेट होता है गुरुत्वीय मतलब कि त्वरण की, यानी जो अपना भार होता है, यानी वेट यानी भार यानी mg होता है, ये हर एक वस्तु के लिए अलग अलग होता है। यानी अगर सपोज करो कि मेरा वेट अगर 70 kg है और अगर आपका वेट 60 kg है, तो आपका जो वेट है वो कम होगा, यानी आपका जो भार है वो कम होगा और जो मेरा भार है वो अधिक होगा। यानी कि मैं पृथ्वी के ऊपर अधिक बल लगाऊंगा, जिसकी वजह से पृथ्वी मेरे ऊपर ज्यादा बल लगाएगी। यही बात समझ में? यानी कि इसका जो मास है, यानी अगर इसका m1 है, इसका m2 है और अगर इसका m3 है, तो m1 ग्रेटर देन m2, नहीं सॉरी m1 लेस देन, हाँ m3 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है। यानी कि जो m3 है इसका भार अगर मास अगर ज्यादा है, तो यहां से बोल सकता हूं सर w3 ग्रेटर देन w2 ग्रेटर देन w1, यानी कि इसका भार भी ज्यादा होगा। अगर इसका भार ज्यादा है तो ये पृथ्वी के ऊपर ज्यादा बल लगाएगी, अगर ये पृथ्वी के ऊपर अगर ज्यादा बल लगाएगी तो जिसकी वजह से इसका एरिया ज्यादा फैलेगा। यानी कि इस जो ये बड़ी बूंद है इसके ऊपर जो पृष्ठ, मतलब कि इसकी वजह से जो पृष्ठ ये तनाव है ये छोटा होता है गुरुत्वीय बल की वजह से, यानी कि ये छोटा होता है गुरुत्वीय बल से, यानी कि ये जो इसका सरफेस टेंशन होता है ये छोटा होता है अपना जो अपना होता है गुरुत्वीय बल होता है ना, यानी एफ बोल सकता हूँ FG, यानी कि जो बड़ी बूंद है उसके लिए सरफेस टेंशन का मान छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल है वो थोड़ा हावी हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर क्या होगा सर? इसने ये पूछा है कि जो छोटी बूंद है इसका आकार मतलब कि गोलाकार क्यों होता है? क्यों? क्योंकि छोटी बूंद के लिए मैं बोल सकता हूँ सर पृष्ठ ये तनाव बड़ा होता है गुरुत्वीय बल की वजह से, मतलब कि बड़ा होता है गुरुत्वीय बल से, ठीक है, गुरुत्वीय बल से। यानी कि इस स्थिति में अपना ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता, इसके पीछे का कारण क्या? अब देखो इसके पीछे का कारण देखो, यानी कि तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता, इसके पीछे का कारण देखो मेरे भाई। ये मेरे को ये बात बता दो कि कांच हो या फिर कोई भी लिक्विड है किसी सतह को या फिर किसी कांच को गीला कब करता है? जब आपका आंसर होगा कि सर जब अपना उनके बीच का जो संपर्क कोण है उसका मान 90 डिग्री से कम होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही है। यानी कि कोई भी लिक्विड है वो कांच को कब गीला करेगा? जब उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा है वो एक्यूट एंगल हो, यानी वो न्यून कोण हो। ओके, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है मेरे भाई कि जो ये लिक्विड है, मानो कि अगर ये कांच है, ठीक है, इसके मानो कि ये कांच है, इसमें आपने कोई लिक्विड डाला, लिक्विड है, मानो कि ये लिक्विड अपने पास पानी है, ठीक है, और ये पानी इसको गीला कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि पानी के लिए जो ये थीटा होता है ये एक्यूट एंगल होता है। बट इसके अलावा एक कोण, एक इसके पीछे का एक रीजन और होता है। वो रीजन क्या होता है कि पानी के अणु, पानी और पानी, यानी पानी और पानी के अणुओं के बीच में जो सहसंजक बल होता है, सहसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स होता है। यह है कोहेसिव फोर्स पानी और, मानो ये पानी है या मानो कि अगर ये पानी है तो पानी और कांच के दो अणुओं के बीच का जो आसंजक बल होता है उससे कम होता है, यानी आसंजक बल से कम होता है। अब देखो ये जो ये सहसंजक बल है ये किस के बीच में होगा? ये होगा पानी और पानी के बीच में। और ये किसके बीच में? सर ये होगा पानी और कांच के बीच में। आई बात समझ में? यानी कि पहला कारण तो ये होगा कि अगर कोई लिक्विड है वह किसी कांच को अगर गीला कर रहा है तो उसके पीछे का पहला कारण तो है कि सर जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। पर साथ साथ एक कारण ये भी है कि जो लिक्विड और लिक्विड के अणुओं के बीच का जो सहसंजक बल है वो आसंजक बल की तुलना में छोटा है। बट इसमें एक कंडीशन और अपने अगर आ जाए कि मानो कि हमने यहाँ पर कांच के ऊपर मतलब कोई तेल लगा दिया, तो अब आप सभी को ये पता है कि तेल लगे हुए कांच का जो पानी है इसको गीला नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर गीला नहीं करेगा तो सहसंजक बल बड़ा हो जाएगा आसंजक बल से, यानी इसी कंडीशन को आप उल्टा कर देना। यानी कि तेल का जो सहसंजक बल होता है वो पानी और तेल के मतलब देखो तेल का सहसंजक बल होता है वो पानी के सहसंजक बल से ज्यादा होता है। यानी कि तेल का जो कोहेसिव पोर्शन है तेल यानी तेल और तेल के अणुओं के बीच के मध्य का जो बल होता है वो पानी और पानी से अधिक होता है, तभी तो इसको को गीला नहीं कर पाता। भाई अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, बट अगर फिर भी समझ में ना आए तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृष्ठ यानी कि जो अपने पास ये होता है पृष्ठ, ये जो ये तनाव है पृष्ठ तनाव, ये किस में पाया जाता है? यानी कि सरफेस टेंशन किस में पाया जाता है?
सरफेस टेंशन हमेशा और हमेशा लिक्विड में पाया जाएगा मेरे भाई। क्या कभी आपने ये पढ़ा है कि ठोस का जो मतलब कि जो अपने पास जो ठोस है उसका जो ये होता है पृष्ठ ये तनाव होता है, कभी पढ़ा है ये आपने? मतलब नहीं पढ़ा ना। यानी कि जो ये सरफेस टेंशन है ये हमेशा और हमेशा लिक्विड में ही पाया जाता है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्यों लिक्विड में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कांच की दो प्लेटों को एक दूसरे के निकट जल में अंशतः डुबाया जाए तो एक दूसरे को क्या करेगी? भाई कांच की प्लेट को अगर एक दूसरे को जल में डुबाया जाएगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। अब क्यों करेगी, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है, उसको नहीं जानेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। यानी इसको याद कर लेना कि अगर मानो ये कोई बहुत बड़ा बीकर है, इसमें हमने दो कांच की प्लेटें इस प्रकार से वो डुबाई है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगी। यानी ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये क्यों जाएगी? क्योंकि ये दूसरे को आकर्षित करती है बस। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में नमक डालने पर पृष्ठ तनाव का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है? याद रखना मेरे भाई कि अगर हम किसी लिक्विड में कोई घुलनशील अगर किसी लिक्विड में कोई घुलनशील पदार्थ मिला रहे तो एसटी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और कोई अघुलनशील मिला रहे हैं तो एसटी का मान घट जाएगा मेरे भाई। इस चीज को याद रख लेना। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि अगर कोई चीज किसी में जाकर घुल रही है तो उसके मान को बढ़ा देती है, और कोई जाकर किसी में ना घुले तो उसके मान को वो घटा देती है। अब क्वेश्चन में अपने पास है कि नमक है वो पानी में पूर्णतया घुलनशील है, इसका मतलब यह है कि उसके जो पृष्ठ जो एसटी का मान है वो बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ एसटी का मान सबसे न्यूनतम होगा? यानी कि आप सभी को पता है कि अगर ताप और एसटी में क्या संबंध होता है सर? ताप टेम्परेचर समानुपाती 1/ST होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एसटी का मान कम होगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने पास सबसे अधिकतम ताप कौन सा? सर सबसे अधिकतम ताप अपने पास 75 डिग्री है, यानी 75 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एसटी का मान कम होगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर क्या 75 पर ही होगा या फिर कल को अगर अपने ऑप्शन में 80 हो जाए, 90 हो जाए या फिर 100 हो जाए? तो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो ऑप्शन आपको सबसे अधिक दिखे, यानी कि कल को अगर आपकी ऑप्शन में अगर आपके ऑप्शन में 75 हो, 80 हो, 90 हो और 110 हो, तो अब भाई आपको जो ये 10 वाला इसको टिक करना है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक ताप होगा सरफेस टेंशन का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने पास 75 डिग्री सबसे कम था, इसलिए हमने 75 डिग्री मतलब 75 सबसे अधिक था तो हमने 75 डिग्री को टिक कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पानी के कपड़े मतलब कि गर्म पानी से कपड़े को धोना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे भाई कि अगर हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके एसटी के मान को वो घटा देता है। यानी कि अगर हम गर्म पानी से कपड़े धोएंगे तो जो सरफेस टेंशन है उसका मान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी और जो कपड़े वो आराम से साफ हो जाएंगे, यानी उससे अशुद्धियां वो आराम से निकल जाएगी। यानी कि जो पृष्ठ जो एसटी का मान है सरफेस टेंशन उसको मान को कम कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। एसटी की विमा क्या होती है? आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। आराम से बता सकते हो, सबको पता होती है। यानी कि जो एसटी है उसकी विमा क्या होती है? आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना। ये क्वेश्चन समझो मेरे भाई, आर रेडियस की बूंद यानी कि कैपिटल आर रेडियस की बूंद को स्मॉल आर की एन बूंदों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? देखो मेरे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, इस चीज को नोट कर लेना। यानी कि जब भी बड़ी बूंद को तोड़कर, यानी जब भी बड़ी बूंद से छोटी बूंद बने, यानी बड़ी से जब छोटी बूंद बनती है तो याद रख लेना ऊर्जा है वो अवशोषित की जाती है। इंग्लिश वालों देख लो, जब बड़ी से छोटी बनाएंगे तो ऊर्जा है वो अब्जॉर्ब की जाएगी। अब्जॉर्ब होता है अवशोषण करना। ठीक है, और इसका उल्टा कि जब छोटी से बड़ी बनाते हैं तब ऊर्जा है उसको मुक्त किया जाता है। अब इसको किसको कैसे याद करें वो भी समझ लो। यानी देखो, जब बड़ी बूंद मानो कि ये मार्कर है, चलो इसको मतलब हम मार्कर से समझ लेते हैं। मानो कि अगर ये मार्कर है, इसको मेरे को पिघलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे को बांटना है, यानी मतलब पिघलाकर बांटना है, तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी मैं जो ऊर्जा दूंगा वो ऊर्जा ये मार्कर
मतलब कि मतलब जो मार्कर है उसका वो अवशोषण कर लेगा, यानी कि मैंने जो उसको उस माँ दी उसका इसने अवशोषण कर दिया, और जो उसने जिस ऊर्जा का अवशोषण किया है उसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। यानी कि जब हमें बड़े से छोटे पर जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और इसका उल्टा आप अपने हिसाब से याद कर लेना कि जब छोटे से बड़े पर जाएंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अब देखो वो ऊर्जा कितनी मुक्त होती है। देखो अगर अपने पास अब पहले होती है बूंद, देखो आप सभी को पता है कि सर बूंद में एक फ्री सरफेस होती है, ठीक है, और जो बड़ा मतलब कि वो तो मतलब कि जो बड़ा होता है बड़ा क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एयर बबल, यानी बुलबुला। ठीक है, यानी कि बुलबुले में दो फ्री सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से इसके लिए तो होगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और इसके लिए होता है अपने पास 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ओके। अब देखो ये होता है केवल एक सिंगल बूंद के लिए, बट हमने यहाँ पर एक बड़ी जो बूंद है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया है, तो उसको हम कैसे निकालें? कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो बड़ी बूंद है इसकी मतलब जो छोटी बूंद है यानी कि एन छोटी बूंदों की ऊर्जा में से बड़ी बूंद की ऊर्जा को हम घटा देंगे तो आराम से हमें मिल जाएगा। अब देखो एन बूंदे कितना, देखो 4 पाई आर, देखो 4 पाई है, देखो 4 पाई अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटी बूंद है उसकी रेडियस भी स्मॉल आर है, और ये कितनी बूंद है सर? ये एन बूंद है, तो एन आ गया। ठीक है, इंटू टी, ओके, क्योंकि टी अपने पास होता है सरफेस टेंशन। ओके, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब इससे हमको 4 पाई टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो एन आर स्क्वायर माइनस का कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो कुछ नहीं करना कि जब अपने पास बड़ी बूंद से छोटी बूंद पर जाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होगा। भाई ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको देख लो आराम से। यानी जब बड़ी से छोटी बूंद, जब बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में जब हम तोड़ेंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, लेकिन जब हम छोटी को बड़े में तोड़ेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा कितनी मुक्त होगी वो आप इसका उल्टा कर देना। ठीक है, यानी कि ये तो हमने किया है कि जब एक बहुत बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में टूटे, ये तो उसके लिए, और जब इसका उल्टा कर देना कि जब छोटी बूंद बड़ी बूंद में जाए तो उससे कुछ नहीं करना। मानो कि अगर बड़ी बूंद की रेडियस कैपिटल आर है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी माइनस 4 पाई एन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टी, इसका अंतर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, दो छोटी बूंद मिलाकर अगर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में अभी बताया, आपके लिए होमवर्क का कमेंट करना। यदि किसी साबुन के घोल में से आर रेडियस का बुलबुला बनाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तो अगर 2R का बुलबुला बनाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखो सब इजी क्वेश्चन आराम से बता सकते हो कि इसमें आप इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यू यानी कार्य है और जो रेडियस उसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो कार्य और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डब्ल्यू आप सबको पता है, डब्ल्यू समानुपाती आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर रेडियस को अगर हमने 2 गुना किया है तो जो कार्य है 4 गुना हो जाएगा, यानी 4W हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, स्मॉल आर रेडियस के साबुन के बुलबुले को बनाने के लिए किए गए कार्य का मान क्या होगा? आप सभी को पता है अगर बूंद होती तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो जाता, बट अगर अपने पास बहुत बड़ा बुलबुला है तो उसमें 2 फ्री सरफेस होती है, जिसकी वजह से 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। भाई एचडीएस क्वेश्चन बनते हैं फोर्स एग्जाम के अंदर, अगर सीरियस नहीं हो तो ध्यान से पढ़ लो जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर एसटी का मान कितना होता है? भाई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर एसटी का मान कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे क्रिटिकल टेम्परेचर हो, लिक्विड का जो एसटी है उसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक छोटी बूंद से और एक बड़ी बूंद की ऊर्जा का अनुपात क्या होगा यदि 1000 छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए? इस क्वेश्चन को समझो मेरे भाई। देखो सबसे पहले पढ़ो कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले पढ़ो कि पूछा क्या गया है। पूछा ये गया है कि छोटी बूंद, हाँ ऊपर क्या, हाँ छोटी बूंद, ओके, यानी कि छोटी बूंद की ऊर्जा बटे बड़ी बूंद की ऊर्जा, यानी कि आपको छोटी बूंद की ऊर्जा और बड़ी बूंद की ऊर्जा का अनुपात पूछा गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला अपने पास होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो समान रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से बता सकता हूँ सर ई स्मॉल बटा ई बिग ये होता है स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप लोगों को स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एन बूंद होती है तो उसके लिए स्मॉल आर कैपिटल आर में क्या रिलेशन होता है। अगर एन बूंद हो यानी कि एन बूंद से अगर एन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना गए हो या फिर एक बड़ी बूंद को तोड़कर, देखो क्या बताया मैंने ये बताया कि चाहे एन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाए या बड़ी बूंद को एन बूंदों में तोड़े, दोनों कंडीशन के लिए समान होता है। मतलब कि जो दोनों कंडीशन होता है उस मतलब कि दोनों कंडीशनों में समान फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, यानी ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर अपने पास कैपिटल आर निकालना, तो कैपिटल देखो यहाँ पर बताता हूँ, कैपिटल आर बराबर एन का मान कितना सर? एन का मान अपने पास नंबर ऑफ जो बूंद होते हैं उसका नंबर, ठीक है। तो 1000 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर हो गया अपने पास 10 आर, यानी कैपिटल आर बराबर 10 आर होगा। अब यहाँ से बोल सकता हूँ सर कैपिटल आर बराबर 10 आर हो गया, तो आराम से स्मॉल आर बटा 10 स्मॉल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और एक का मतलब जो 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है, यानी यहाँ से 1:100 हो गया, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आप देखो स्टूडेंट कि अब आपका सवाल होगा कि सर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करें। तो आप देखो शॉर्ट, इसका शॉर्ट ट्रिक जान लो कि ई स्मॉल बटा ई बिग बराबर जितनी बूंदें होती हैं, यानी अगर देखो ध्यान से देखा ना, ऊपर हमेशा छोटी वाला होना चाहिए। अगर ऊपर बड़ी वाला होगा तो अपना आंसर थोड़ा गलत मतलब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ई स्मॉल बटा ई बिग पूछे तो कुछ नहीं करना, जो जितने भी बूंद होते हैं उसके 2/3 पावर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका उल्टा अगर ई बिग बटा ई स्मॉल पूछे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एन की पावर 2/3 कर देना बटा 1, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ओके। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समान रेडियस की 1000 पानी की बूंद मिलकर अगर एक बड़ी बूंद बनाती है तो अंतिम पृष्ठ ऊर्जा और अंतिम पृष्ठ ऊर्जा तथा प्रारंभिक कुल पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। एक बार देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है ये है तो सेम, बट इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा गया था कि छोटी बूंद और बड़ी बूंद की एनर्जी का अनुपात कितना होगा। बट इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि छोटी बूंद और बड़ी बूंद का अनुपात कितना पूछा गया। इसमें हमसे ये पूछा गया कि अंतिम जितने भी बूंद अपने पास, अंतिम बूंद चाहे एक हो चाहे एन बूंदे हो, उन सभी की टोटल ऊर्जा का अनुपात, यानी कि अंतिम कुल ऊर्जा, यानी कि अंतिम कुल ऊर्जा बटा प्रारंभिक कुल ऊर्जा, ठीक है, ये पूछा गया। अब देखो उसमें और इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। उसमें तो हमको केवल एक बूंद का बड़ी बूंद के साथ हमें कंपैरिजन करना था, बट यहाँ पर एन बूंदों का एक बड़ी बूंद के साथ हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला था उसमें हमारे पास 1/100 आया था और ये एक था एक बूंद का, तो इस एक बूंद को अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000/100 आ जाएगा लास्ट वाले में। अगर आपको अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन बताऊँ तो आपका अनुपात आएगा 10, यानी कि अगर ई स्टार्टिंग पूछे और ई लास्ट पूछे तो आपका आंसर होगा 10, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमसे ये पूछा गया कि अंतिम कुल ऊर्जा और प्रारंभिक कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ई स्मॉल और ई बिग अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 1/n की पावर 1/4 कर देना है, एन की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो एन कितना सर, एन अपने पास 1000 है तो 1000 की पावर 2/3 100 होता है। देखो अब यहाँ से बता सकता हूँ सर ई स्मॉल यानी कि ई एक बूंद, यानी कि ई एक बूंद बराबर होगा अपने पास ई बिग इंटू 100 9 ई बिग। देखो उल्टा बता दिया, देखो मैंने क्या बताया कि ई बिग यानी कि ई बड़ी बूंद का अनुपात बराबर 100 गुणा ई छोटी बूंद का अनुपात, या फिर ई छोटी बूंद, ठीक है, ओके हो गया ना। अब यहाँ से अब देखो इसमें हमसे ये पूछा गया कि अंतिम कुल ऊर्जा, अंतिम कितनी, देखो अंतिम, देखो हमने क्या बनाया कि हमने छोटी बूंद से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई है। तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी है सर, बड़ी बूंद की ऊर्जा अपने पास 100 है, तो 100 बटा स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग हमको को कैसे करनी है। देखो यहाँ से बड़ी बूंद है उसकी ऊर्जा तो 100 आ गई, क्यों, देखो ई स्मॉल बटा ई बिग। अब देखो ई बिग के सामने लिखा हुआ है 100 और ई स्मॉल के सामने हमारे पास 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक छोटी बूंद की ऊर्जा अगर 1 है तो 1000 की कितनी होगी, आपका आंसर होगा 1 गुणा 1000
ठीक है, तो 1 गुणा 1000 यहाँ पर कर दो, 1 गुणा 1000 बराबर 1/10। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, देखो मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। यानी कि आप सभी को पता है सर ई स्मॉल बटा ई बिग अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन 1/(2/3) होगा। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ई स्मॉल के बराबर 1 होगा और ई बिग बराबर अपने पास 100 आ गया। यानी कि एक छोटी बूंद की ऊर्जा 1 हो गई और एक बड़ी बूंद की ऊर्जा अपने पास 100 हो गई। और इस हिसाब से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि हमसे ये पूछा गया कि अंतिम कुल ऊर्जा बट्टा प्रारंभिक कुल ऊर्जा। तो अंतिम कितने सर? अंतिम अपने पास एक बड़ी बूंद प्राप्त हुई, यानी कि हमें बड़ी बूंद की ऊर्जा बट्टा 1000 छोटी बूंद की ऊर्जा का अनुपात बताना। तो यहाँ से 100/1000 होगा, 1/10 आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन को करा भी रहा है तो वो बहुत ही मतलब ऐसे तरीके से आपको बताओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप से भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो आर रेडियस की एक छोटी बूंद को तोड़कर अगर 1000 छोटी बूंद आर रेडियस की बड़ी बूंद को छोड़कर 1000 अगर छोटी बूंदों में बनाया जाता है तो आप इसका मतलब जो बड़ी बूंद है या फिर जो छोटी बूंद है उसमें क्या संबंध होगा, आपके लिए होमवर्क कमेंट करना। पानी की एक समान 8000 बूंदें मिलकर अगर एक बड़ी बूंद बनाती है तो अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा एवं सभी बूंदों की कुल ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को बता देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखो इसी से बताऊंगा, देखो अब इसी से देखो, अब ई एस अपॉन ई बिग हमको निकालना, तो ई एस अपॉन ई बिग। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने 1/n⁴2/3 किया। अब यहाँ पर हम 1/n n कितना है अपने पास 8000, तो 8000⁴2/3 कितना होता है सर? 8000⁴2/3 8 की पावर 2/3 2 और 1000 की पावर होगी 2/3 यानी 100, यानी 1000 की पावर 1/3 100 ही तो होती है ना, 2/3 100 हो गया यानी 200, यानी कि 1/200 आ गया। अब यहाँ से देखो ई स्मॉल बराबर 1 है और ई बिग अपने पास 200 होगा। अब यहाँ से हमको ई अंतिम कितना अपने पास? अंतिम अपने पास है 200 बटा ई स्टार्टिंग की 1 है और है कितनी अपने पास 8000 है, तो 8000 बराबर 1/20 1/200 कैंसिल और 40 हो गया ना। ये देखो ओके देखो जस्ट वेट, 1/200 ओके। स्मॉल बटा ई बिग अपने पास आ गया 1, तो 1 गुणा 1000 ठीक है। और अंतिम पृष्ठ ऊर्जा बटा कुल, अंतिम अपने पास हो गई 200 और कुल अपने पास एक बूंद के लिए अगर अपने पास 1 आती है तो यहां से 8000 के लिए 8000 हो गई ठीक है। तो 1/40 अपना ऑप्शन 1/40 आना से इसमें ऑप्शन में नहीं 1/40। देखो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या मिस्टेक कर दी। ई स्मॉल बटा ई बिग बराबर 1/8000 पावर 2/3, 1/8000 की पावर 2/3 कितना होता है सर? वो 400 होता है मेरे भाई, 1/8000 की पावर 400 होता है। देखो 8 की पावर 1/3 अपने पास 2 होता है, बट यहाँ पर हमें 8 की पावर 2/3 निकालना तो वो अपने पास 4 होगा, यानी यहाँ पर 400 आएगा। बस यही मिस्टेक कर दी ना हमने। देखो 400 बराबर 1/20, यानी कि यहाँ से अगर इसको काटो तो 1/20। भाई देखो कितना हार्ड क्वेश्चन, मैंने केवल 2 स्टेप में बता दिया, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, मात्र 2 स्टेप में मैंने आपको बता दिया। भाई कितना टफ क्वेश्चन है और मैंने कितना ईजी आप लोगों के लिए कर दिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ठोस की सतह को गीला नहीं करता तो स्पर्श कोण का मान क्या होगा। मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई ठोस की सतह को अगर गीला नहीं करता तो स्पर्श कोण का मान या तो होगा 90 डिग्री से कम या होगा 90 डिग्री के बराबर। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो, अब देखो आपका आंसर होगा कि सर इसमें हम कौन से क्वेश्चन को टिक करें। देखो मैंने क्या बताया, देखो अगर कोई सतह अगर कोई लिक्विड है वो कांच की सतह को गीला नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसका जो स्पर्श कोण है उसका मान या तो अधिक कोण है या फिर वो 90 डिग्री के बराबर है। बट देखो अगर वो 90 डिग्री ऑप्शन में हो तो मैं अधिक कोण को टिक करना है, क्योंकि 90 डिग्री की स्थिति में हो सकता है कि वो उसको गीला कर दे। ये डिपेंड करता है लिक्विड की, जो लिक्विड है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो यानी अगर अधिक कोण है तो डेफिनेटली गीला नहीं करेगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अधिक कोण स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखो, केस नली के पारे के ऊपर का आकृति क्या होती है। भाई देखो केस नली में अगर पारा हमने डाला है तो इसका मतलब देखो केस नली में ये पारा हमने डाला है, अगर हमने डाला है तो इसकी जो स्पर्श कोण का मान वो होगा अपने पास 90 डिग्री से अधिक, यानी कि 1000 मतलब देखो 90 डिग्री से अधिक का मतलब होगा कि यानी कि अगर उसमें पारा है तो इसका अधिक कोण होगा। अधिक कोण है तो देखो ये तो होगा उसकी जो कांच की सतह और ये होगा इसकी सतह, यानी इसके बीच में अगर 90 डिग्री का से अधिक का कोण बना, यानी कि अगर उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो इसकी जो आकृति है वो अपने पास उत्तल होगी। यानी कि अगर लिक्विड अगर जो अपने पास कांच है उसमें अगर हमने पारा डाला हुआ है तो इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान तो होगा 90 डिग्री से अधिक, या फिर यहाँ पर आप 135 भी बता सकते हो, ठीक है ओके 135 भी बता सकते हो। और दूसरी बात होगी कि यहाँ पर इसकी आकृति है वो होगी अपने पास उत्तलाकार आकृति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण मान कैसे होता है, भाई क्लास स्टार्टिंग में बताया था, आपके लिए होमवर्क कमेंट करना।
कांच व पारे के मध्य का स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो कांच और पारे एक साथ जान लो। देखो कांच, देखो 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 यहां पर होता है शुद्ध जल व कांच बराबर अपने पास 0 डिग्री। साधारण जल व कांच बराबर अपने पास होता है 8 डिग्री। चांदी और जल इसके बीच में होता है अपने पास 90 डिग्री। पारा व जल इसके लिए होता है अपने पास 135 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, मोटर गाड़ियों में पुर्जों पर क्रोमियम की पॉलिश की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना होता है। भाई एक चीज और लिख लो, क्रोमियम व जल बराबर होता है अपने पास अधिक कोण, ऑब्ट्यूज, OBTUS ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास क्रोमियम वाला, देखो ये सब बातें सबको पता होती है, ये 4 बातें, बट ये बात किसी को नहीं पता होती। इस क्वेश्चन को याद कर लो कि क्रोमियम व जल के बीच का जो एंगल होता है वो अपने पास अधिक कोण होता है। भाई इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं हमको आती नहीं, हमको आती है, बट मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। इसको याद कर लेना कि क्रोमियम व जल के लिए अधिक कोण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, केस नली में लिक्विड का ऊपर, देखो मानो कि अगर ये केस नली है तो इसमें इसका जो ऊपर वाला जो भाग है ये अपने पास उत्तलाकार है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान कितना होगा। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन दिए, तो सेम इसी का आंसर इसका होगा। आंसर कमेंट करना। ठोस व केरोसिन की सतह के बीच में स्पर्श कोण कितना होता है। भाई एक चीज और लिख लो, केरोसिन व ठोस, भाई ये होता है 0 डिग्री। यानी कि केरोसिन व ठोस के बीच का जो स्पर्श कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन और देख लो, ये लास्ट वाला कि 0 डिग्री स्पर्श कोण वाले लिक्विड की ऊपरी आकृति कितनी है। भाई 0 डिग्री अपने पास देखो, अगर 90 डिग्री से कम हो, यानी कि अगर 90 डिग्री से कम हो तो होता अपने पास उत्तलाकार, अवतल। तो अच्छे से बता देता हूँ, अगर इसकी शॉर्ट लो तो प्रॉब्लम नहीं। देखो इसी को लिख लेना मेरे भाई, कहीं पर लिख लेना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट। अभी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो अगर 90 डिग्री से कम है तब होगा अवतल, अगर 90 डिग्री के बराबर है तब होगा समतल, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, देखो ये तो होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, अरे ऐसे लिख लो ना यार, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा तब होता है अपने पास उत्तल। और एक और होता है 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री होता तब होता है अर्धगोलाकार, यानी कि हाफ स्फेरिकल। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का फिजिक्स का वीडियो। ओके, और ये आप लोगों के लिए लास्ट का होमवर्क है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना। भाई हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में मैंने बताया, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की मैंने आपको बहुत अच्छी से शॉर्ट रिव्यू बताई है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो भाई आप लोगों से एक आशा तो कर सकते हैं, वीडियो शेयर करोगे आप, कमेंट तो करना है, और भाई वीडियो लाइक भी करना अगर मेहनत अच्छी लगे। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। सो जय हिंद।